नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर विजिट कर चुके हो। सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम जो है आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSSS, एलटी ग्रेड, EMRS, GIC व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतजार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। झूठा सच क्या है विद्यार्थियों? ये उपन्यास है। किसका है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसमें किस स्थान का जिक्र नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी कानपुर का जिक्र नहीं है और जालंधर, लखनऊ, नैनीताल शहरों का इसमें जिक्र किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का आदेश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इनमें से कौन सा निबंध नहीं है विद्यानिवास मिश्र का? और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आपकी नज़रों के सामने है। तो आपका जवाब है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। छोटे छोटे सुख ये निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है और साहित्य के सरोकार, कविता का आदेश, व्यक्ति व्यंजक ये सभी निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए आपका सही जवाब कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत की दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, यानी ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। तो ये बात क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, यानी ये सही है। इस नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निश्चय भारत को अब नाश। ये बात गलत है। अगला है, इस नाटक ने भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 1, 3, 5 आपकी बातें सही हैं। और देखते हैं कूट आपका कौन सा सही होगा। वो विकल्प आपका है सी, राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगली बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये भारत दुर्दशा। प्रकाशन कब हुआ है? 1880 ईस्वी में। अंक कितने हैं? तो इसमें 6 अंक हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने है, भारतेंदु ने इस यानी नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है। क्या कहा है भारतेंदु जी ने? अपने भारत दुर्दशा नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और भारतेंदु ने इस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक भी कहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1881 ईस्वी में। और ये किस प्रकार का नाटक है? तो ये जो है अन्योपदेशिक नाटक है विद्यार्थियों। कैसा है? अन्योपदेशिक नाटक है। हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या सही है क्या गलत है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। तो क्या जो है ये बात आपकी सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह, इन्होंने सर्वाधिक किसमें लिखा? अंग्रेजी में। सही बात है। फिर अगला कथन क्या है? पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी। तो बिल्कुल स्वामी राम तीर्थ की जीवनी पूर्ण सिंह ने 1924 में लिखी है। और अगला देखते हैं, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करते हैं।
तो ये बात क्या है, ये भी जो है सही है। फिर है पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे, गलत है। पूर्ण सिंह ने हिंदी स्वच्छंदता आदि कविताएं लिखी है, तो गलत बातें हैं। सही आपका है, इसमें उत्तर माना जाएगा 1 2 3, यानी आपका कूट ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है, तो बिल्कुल सही है। शिव शंभू शर्मा एक क्या है, काल्पनिक पात्र है इसमें। अगला है, श्रीमान का स्वागत शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं, गलत है ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस निबंध में व्यंग विनोद का भाव बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, व्यंग का भाव इसमें है। अगला है, बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में हुआ है, ये भी क्या है, गलत है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी 1 3 5 3 बातें इस प्रश्न के लिए सही है। तो आपका जवाब क्या है, विकल्प बी 1 3 5। और शिव शंभू के चिट्ठे ये जो है निबंध और निबंध संग्रह किसका है, तो ये किसका है, बालमुकुंद गुप्त जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर बालमुकुंद गुप्त जी के अन्य महत्वपूर्ण निबंधों को हम लोग देखते हैं। मेले का ऊँट, आशीर्वाद, कविता पर कविता, बंग विच्छेद, पीछे मत फेंकी, श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, एक दुराशा। किसके निबंध हैं सभी, तो बालमुकुंद गुप्त जी के हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंधित विचारों पर आपको बात करनी है। तो देखते हैं हम लोग। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। अगला है, उनके निबंधों का भाषा स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, ये बात क्या है, गलत है, सही नहीं है। अगला है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र जी को आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। फिर अगला कथन है, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है, तो ये क्या है, गलत है बात पूरी तरीके से। फिर है, उनके निबंधों में संस्कृत उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग मिलता है, ये सही है, यानी 1 3 5 ये 3 बातें सही हैं इस प्रश्न के विषय में। तो आपका उत्तर क्या है, विकल्प सी। और प्रताप नारायण मिश्र ये जो है किस युग के निबंधकार हैं, भारतीय युग के निबंधकार हैं, इनको एडिशन कहा जाता है, आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता कहा जाता है, और इन्होंने बैसवाड़ी की ग्रामीण कहावतों शब्दों का प्रयोग किया है। फिर हम लोग जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के कुछ चर्चित निबंध और निबंध संग्रह, तो धोखा, वृद्ध, भौं, दांत, मुच्छ, आप, बात, खुशामद, देशोन्नति, देसी कपड़ा, परीक्षा, उपाधि, चिंता, न्याय, बुढ़ापा, बालक, नारी, ये क्या है, निबंध है। फिर निबंध संग्रह हैं इनके, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, ये निबंध संग्रह हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा हर जगह लगी हुई रचना है, आपकी हार में भी लगी है, यूजीसी नेट में भी लगी है, और हमारा इतना सा उद्देश्य है आपको एक प्रश्न में बहुत सारी जानकारी देना, वरना हम भी आपको छोटे छोटे प्रश्न करा सकते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा में जो है तुलसीदास की रचना कौन सी है, सूरदास की भाषा कौन सी है, इन प्रश्नों से काम चलने वाला आपका नहीं है। आपको अंदर तक गहराई से अपनी तैयारी को मजबूत करके चलना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। आवारा मसीहा के संबंध में जो है क्या सही नहीं है, तो सबसे पहले है, द्विजेंद्र लाल राय शरतचंद्र के कटुआलोचक थे, क्या ये बात जो है सही है। द्विजेंद्र लाल राय शरतचंद्र के कटुआलोचक थे, तो ये बात क्या है, गलत है, ये यानी सही नहीं है। फिर अगला कथन क्या है, गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। गांधी परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से
देखते थे, तो ये क्या है, बात सही है। अगला है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद्र रंगून में थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद्र कहाँ थे, रंगून में थे, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। फिर अगला है देवदास लिखते समय शरतचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। क्या ये बात सही है? देवदास लिखते समय शरतचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, तो क्या है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है शरतचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथमनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो 2, 3, 4 ये 3 बातें सही हैं। 2, 3, 4 किस में है? आपका विकल्प सी में, और यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा क्या है? ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित यानी बंगला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी है। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है और 14 वर्षों में इसे लिखा गया है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। फिर उसके बाद में क्या है, आवारा मसीहा से संबंधित अन्य तथ्य जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसे 3 पर्वों में लिखा गया है। कितने? 3 पर्वों में। प्रथम पर्व का नाम है दिशाहारा, द्वितीय पर्व का नाम है दिशा की खोज, और तृतीय पर्व का नाम क्या है? दिशांत है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मुर्दहिया के संबंध में आपको विचार व्यक्त करने हैं। तुलसीराम के गांव का नाम 12 गाँव है, ये बात गलत है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। क्या ये बात जो है सही है? तो यानी क्या, ये भी सही नहीं है। अगला है बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया। ये ठीक है, बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया। फिर है कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया। ये भी क्या है, सही है। तो 2, 4 सही है, लेकिन क्या है, 2, 4 इसमें कहीं नहीं है विकल्प में, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुर्दहिया जो है तुलसीराम जी के द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर हम लोग जानते हैं मुर्दहिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इसके उपशीर्षक कौन है? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। फिर उसके बाद में है इस मुर्दहिया आत्मकथा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? धीरज, मुसरिया, सोमर, मुन्नेसर काका, नग्गर काका, मुन्नार काका, मुंशी राम सूरत, परशुराम सिंह, संकटा सिंह, करपात्री महाराज, सुग्रीव सिंह, रामधन, तपसी राम, जेदी काका आदि। और मुर्दहिया का अगला भाग जो है मणिकर्णिका शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? समास और उनके उदाहरण आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सही क्या है। तो सबसे पहले क्या है? तत्पुरुष समास, और इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा? शिवालय, शिव के लिए आलय। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसमें होगा? तो आपका द्वंद्व समास होगा लव और कुश। इसमें द्वंद्व समास चूंकि दोनों पद प्रधान है, यथामित, यथाव्यय है, इसमें अव्ययभाव समास है, और चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका इसमें जवाब कौन सा सही होगा? विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है अन्य कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे दत्त धन में बहुब्रीहि समास है, कपड़ा लत्ता में द्वंद्व समास है, द्वय मातुर में द्विग समास है, इसमें द्वय लगा हुआ, दो यानी मनसी चालुक तत्पुरुष है, और निडर में अव्ययीभाव समास है। ये भी आपको देखते चलना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें क्या है? संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तकों के आचार्य आप लोगों को बताने हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके, बताना है आप लोगों को। तो इसमें सही जवाब आपका क्या माना जाएगा? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके इसमें जो माने जाएंगे वो हैं निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। तो आपका ये जो है यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है, यानी श्री संप्रदाय। इसमें कुछ गलत हो रहा है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। श्री संप्रदाय में तो कौन आता है?
रामानुजाचार्य जी आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आते हैं। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आते हैं और सनकादि संप्रदाय में निम्बार्काचार्य आते हैं। ये आपका सही मिलान है और आपका कूट कौन सा सही होगा, विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विष्णु संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। फिर और महत्वपूर्ण संप्रदाय हम लोग देखते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भनाथ या जम्भोजी हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक उदय दास और बीरभान हैं। महान भाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, चक्रधर स्वामी जी हैं। और बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संत पुंडलिक जी हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न जो है संप्रदायों से तो आपकी परीक्षा में बनता ही है, अवश्य पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है जो है रचना और रचनाकार। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, उसका मिलान करना है, आपको सही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है मंटो मेरा दुश्मन। तो आप सभी लोग जानते हैं रचना उपेंद्र नाथ अस की है। फिर ये और वे, ये भी आपको पता है रचना किसकी है, तो ये रचना है जैनेन्द्र जी की। जंजीरें और दीवारें, ये रचना है रामरक्ष बेनीपुरी जी की। और प्रेमचंद घर में रचना है शिवरानी देवी की। तो आपका ये सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा होगा, विकल्प बी सही उत्तर माना जाएगा। फिर अन्य रचनाएं और उनके रचनाकार। साधना के पथ पर रचना किसकी है, हरिभाऊ उपाध्याय की। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। जाति आरक्षण रचना किसकी है, कैलाशनाथ जी की है। और फिर कथा शेष, ये रचना किसकी है, तो कथा शेष ये रचना है ज्ञानचंद्र जैन जी की। कल्पतरु की उत्सव लीला रचना किसकी है, कृष्ण बिहारी मिश्र की। कलम का मजदूर मदन गोपाल और किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है, ग्रंथ हैं और उनके समय के बारे में आपको बताना है, किसका समय क्या है। तो सबसे पहले कौन सा है, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश इसका समय क्या है काव्य प्रकाश का, तो वो है आपका 11वीं शताब्दी। फिर है चंद्रालोक का समय क्या है, 13वीं शताब्दी। फिर उसके बाद में कुवलयानंद का समय क्या है, 17वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण का समय है 14वीं शताब्दी। तो ये आपका सही मिलान हुआ है और कूट के रूप में आपका उत्तर विकल्प सी माना जाएगा। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, चंद्रालोक 13वीं शताब्दी, कुवलयानंद 17वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। फिर उसके बाद में साहित्य दर्पण, ये रचना किसकी है विद्यार्थियों, तो ये विश्वनाथ जी की है। कुवलयानंद किसकी है, अभय दीक्षित की है। चंद्रालोक जयदेव की है और काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बनता है हर परीक्षा में, भारतवर्ष की कोई परीक्षा हो हिंदी की। फिर है अन्य आचार्य और उनका समय। तो भामा का समय है 6वीं शताब्दी, दंडी का समय है 7वीं शताब्दी, वामन का समय है 8वीं शताब्दी, आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी, राजशेखर का समय है 10वीं शताब्दी और भोजराज का समय है 11वीं शताब्दी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुस्तक यानी आलोचक हैं और उनकी पुस्तक से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी किसकी पुस्तक है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, ये पुस्तक किसकी है विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये है आपकी पुस्तक किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की, गोस्वामी तुलसीदास। फिर तुलसी काव्य मीमांसा, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है उदय भान सिंह की, तुलसी काव्य मीमांसा। फिर है तुलसी आधुनिक वातायन से, ये पुस्तक है रमेश कुंतल मेघ की। और लोकवादी तुलसी, ये पुस्तक किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की। और सभी पुस्तकें ये विद्यार्थियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आलोचना की पुस्तकें हैं और पूछी ही जाती हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भान सिंह, तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ, लोकवादी तुलसी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो ये आपका सही मिलान हो गया और इसमें कूट आपका कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प सी राइट आंसर होगा। फिर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो कवि और काव्य, ये पुस्तक किसकी है, शांतिप्रिय द्विवेदी की। कबीर पुस्तक किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तुलसी ग्रंथावली की भूमिका पुस्तक किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। हरिऔध और प्रिय प्रवास, ये किसकी पुस्तक है, विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी की। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है और उसके खंडों को शीर्षकों के साथ में हम लोगों को लगाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रथम खंड। प्रथम खंड का शीर्षक क्या है इसके? तो प्रथम खंड का शीर्षक है उषा और ईश्वर। फिर दूसरे खंड का इसका शीर्षक क्या है, बीज और अंकुर। फिर तृतीय खंड का इसके शीर्षक क्या है, प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड का शीर्षक है पुरुष और परिस्थिति। तो ये आपका मिलान हो गया और कूट के रूप में आपका जवाब विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं शशि, शेखर, सरस्वती, हरिदत्त, शारदा, फूला, विद्यावती, देवनाथ, जिन्निया, प्रतिभा, मिस्टर लाल, गणेशी, तैमूर, अत्ती, कमला, शांति, राघवन, देवदास, सावित्री, कुमार। और शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में आया है, 1940 और 1944 में। बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इसके जो प्रथम भाग का प्रकाशन कब मानते हैं, 1941 ईस्वी में। तो ये भी आपको अपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, कहानी है और उनके पात्रों का आपको मिलान करना है। शानदार प्रश्न आपके सामने है, यानी कौन सा पात्र किस कहानी में है। तो सबसे पहले है किरण। किरण किस कहानी की पात्र है? तो ये है, बताना है आपको, कानों में कंगना की पात्र है किरण। उसके बाद में है लक्ष्मा। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? ये कोसी का घटवार में है। फिर है आपका अनीता किस कहानी में है? तो ये राही कहानी की पात्र है अनीता। और श्यामनाथ आप सब जानते हैं, ये चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं। तो किरण कानों में कंगना, लक्ष्मा कोशी का घटवार, अनीता राही में और श्यामनाथ चीफ की दावत में। तो आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा सही होगा, विकल्प बी उत्तर माना जाएगा। अब देखते हैं ये कहानी किसकी है। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और चीफ की दावत भीष्म शाहनी जी की कहानी है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण पात्र और उनकी कहानियाँ। तो मोहसिन जो है आपका, ये ईदगाह कहानी का पात्र है और ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अरुण जो है ये पुरस्कार कहानी का पात्र है। पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। मनोहर ये खेल कहानी का पात्र है और खेल कहानी किसकी है? जयनंद्र कुमार की। और मालती ये रोज कहानी की पात्र है और रोज कहानी किसकी है? अज्ञे जी की। और रोज कहानी का एक अन्य नाम क्या है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए और कक्षा को हाइप आप लोग अवश्य करिए। अपने साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और हम जो है आपको पुनः से मिलेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज करिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।